वेलकम यू ऑल। सोल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो बची हुई दो थी। पिछली वीडियो में हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कवर की थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमारी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहला वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। कोई भी आपके पास बीकर है या कोई भी कंटेनर है, उसमें कुछ लिक्विड है, उसे हम सॉल्वेंट मान लें अनलेस एंड अनटिल वो प्योर लिक्विड है, उसमें कुछ भी सल्यूट नहीं पड़ा हुआ है, तो ये लिक्विड को हम क्या मान सकते हैं? सॉल्वेंट मान लेते हैं। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जितने भी वेपर बनाएगा, वेपर सरफेस से जो इवेपोरेट होंगी, अगर हम इसको ढक दें कंटेनर को, तो ये जो वेपर्स हैं ये इस कंटेनर पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर से पहले पीछे जाके दो चीज़ें। पहली चीज़, सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं, और सरफेस पे जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स फॉर्म होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ज़रा इसी सॉल्वेंट में थोड़े से सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। यही जो सॉल्वेंट है इसमें हम क्या करते हैं? थोड़े से सॉल्यूट भी ऐड कर देते हैं। सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आएंगे। मान लो सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल रखने की जगह थी, जब तक केवल सॉल्वेंट थे तब तक वो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स किसके थे? सॉल्वेंट के थे। अब हमने उसी बर्तन में सॉल्यूट भी ऐड कर दिया, तो जो सरफेस पे 10 की जगह है उसमें 3-4 कुछ मॉलिक्यूल्स तो सॉल्यूट के भी होंगे ना। तो जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आ गए उतना सॉल्वेंट कम हो गया। पहले सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, अब 10 की जगह 6 ही मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रह गए, क्योंकि 4 की स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली? सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली। सॉल्यूट आ गया तो वेपर फॉर्मेशन जो है वो कम हो गया, कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे। जब कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब किसी चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं। भाई हम बोलते हैं अगर कि ये गाड़ी धीरे चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये संसार में सबसे धीरे चल रही है, किसी से तो कंपेयर करते हैं ना। वो लड़का गोरा है तो ऐसा नहीं वो सबसे गोरा है, आप कंपैरिजन में कुछ तो रखते ही हो। तो वही जो कंपैरिजन है उसी को हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं रिलेटिव, किसी से कंपेयर किया। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर बोलते हैं तो मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया है। किससे कम हो गया है? तो हमने क्या टर्म लगा दिया आगे? रिलेटिव लोअरिंग। मतलब हम किसके रिलेटिवली बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट के। मतलब सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन में रिलेटिवली वेपर प्रेशर उससे कम हो गया है। यही फिनोमेना क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये कम किसकी वजह से हुआ है? सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने की वजह से। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम ऐड करते जाएंगे, सरफेस पे सॉल्वेंट उतना ही कम होता जाएगा और वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो क्योंकि ये गवर्न है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से, इसीलिए ये भी क्या है? हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। ठीक है, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है आपका रिलेटिवली आपका चेंज। अब राउल्ट्स ने क्या कहा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution। इसीलिए तो इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के। मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो घूम फिर के बात किसकी आ गई? वेट की, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की। तो राउल्ट्स ने यही बात कही थी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट तुम डालते जाओगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर NB मोल्स हो सॉल्यूट के और NA मोल्स हो सॉल्वेंट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या है? हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। एंड इट डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ये रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड करती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का मतलब सोल्यूट का अमाउंट कितना है सोल्यूशन में। जितना ज़्यादा सोल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। आपका सोल्यूट NaCl हो, CaCl2 हो, AlCl3 हो, कुछ भी हो, डिपेंड किस पे करती है? केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो ये हमारी क्या हो गई है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब राउल्स ने जो बात कही थी कि वेपर प्रेशर कम होता है विद रिलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब जितने ज़्यादा मोल्स ऑफ सोल्यूट उतना कम होता जाएगा हमारा वेपर प्रेशर। तो राउल्स के लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि ये लॉ एप्लीकेबल है केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। ये बात कहाँ एप्लीकेबल होगी? केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में। दूसरी बात, सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल। ये हम जब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तब से एक बेसिक कंडीशन है कि सोल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वॉलेटाइल होगा तो वो खुद ही क्या होगा? इवेपोरेट होने लगेगा। उसकी क्वांटिटी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी। तो सोल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल होना ही चाहिए। और तीसरी बात, राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल्यूट्स विच डिसोशिएट और एसोशिएट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। कुछ सोल्यूट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर हमने उन्हें पानी में डाल दिया या किसी भी सॉल्वेंट में डाल दिया तो हो सकता है पानी में जाने के बाद वो डाइमर फॉर्म कर लें, कंबाइन कर लें। जैसे A के मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, इस कंटेनर में डाल दिए। इसमें मेरे पास एक सॉल्वेंट रखा था और दूसरे कंटेनर के लिए मैंने क्या किया? B के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब हम चाहते ये थे कि A पानी में जाए, घुल जाए, सॉल्यूशन बना ले और राउल्स लॉ को फॉलो करे, और यही एक्सपेक्टेशन हमने B के साथ रखी थी। लेकिन हुआ क्या? पानी में जाने के बाद, सॉल्वेंट या वाटर में जाने के बाद A ने क्या किया? डिसोशिएट हो गया, आयंस बना लिए, आयनिक फॉर्म में टूट गया। जैसे HCl या NaCl, सॉल्ट है NaCl, NaCl को जैसे ही पानी में डालेंगे वो NaCl की तरह नहीं घुलेगा। क्या करेगा? वो डिसोशिएट हो जाएगा, Na अलग Cl अलग, आयनिक फॉर्म में, ठीक है। और B ने क्या किया? B जब पानी में गया तो तीनों B आपस में ही कंबाइन कर गए और एक ट्राइमर बना लिया। मोनोमर जिसमें 1 यूनिट, डाइमर जब 2 यूनिट और ट्राइमर जब 3 यूनिट। तो इन तीनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया? एक ट्राइमर बना लिया। तो चाहे कंडीशन डिसोसिएशन की हो या कंडीशन एसोसिएशन की हो, इन दोनों ही केसेस में राउल्स का लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा। यही 3 लिमिटेशंस हैं किसकी? राउल्स लॉ की, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद एक दूसरा फिनोमेना जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है? किशमिश को अगर रात भर पानी में भिगा के रख दें तो क्या होता है? किशमिश स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। अब रात भर आलू के टुकड़े लो, उसे काट के पानी में भिगा के छोड़ो, क्या वो फूलेंगे? नहीं फूलेंगे। लेकिन किशमिश क्या करेगी? फूल जाएगी या स्वेल कर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो फिनोमेना है जो किशमिश के साथ हुआ है वही क्या है? हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किशमिश का जो छिलका है बाहर का वो किसकी तरह काम कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पीछे से ज़रा डिकोड करो। मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग, परमिएबल मतलब जिसके आर पार आया जाया जा सके, कोई पार्टिकल्स जिसके आर पार मूव कर सकें, और सेमी मतलब पार्शियली, सबके लिए नहीं। अंदर का कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का कंटेंट अंदर आ रहा है। ये भी तो हो सकता है किशमिश को पानी में भिगाया होता तो किशमिश का कंटेंट बाहर चला गया होता, लेकिन हुआ क्या? पानी अंदर आ गया, तो मतलब पार्शियली परमिएबल यानी सेमी परमिएबल। तो किशमिश जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है उसे हमने एक पानी में रखा
तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले गए और ये क्या हुई, स्वेल कर गई। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब देखो, किशमिश का नेचुरली टेस्ट स्वीट होता है, मतलब उसमें शुगर कंटेंट होती है। जो पानी तुमने बाहर रखा था उसमें शुगर कंटेंट क्या था, 0 था। मतलब अगर शुगर के रिस्पेक्ट में बात करें या सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो चीनी का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा था, किशमिश में। मतलब अंदर का जो सोल्यूशन था किशमिश के अंदर का, उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, बाहर का जो पानी था उसकी कंसंट्रेशन लो थी। फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, लो से हाई की तरफ। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का फ्लो जो होता है वो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी फिनोमेना को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सेल है हमारी जिसका कंसंट्रेशन हाई है, जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंटेंट है, बाहर लिक्विड है जिसके अंदर लो कंसंट्रेशन है। ये ऑस्मोसिस हो रही है, बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। बाहर से मॉलिक्यूल्स जब अंदर आ रहे हैं तो अंदर भी कुछ प्रेशर लगाया जाएगा। वो एक लॉ है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट। बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं तो अंदर की मेम्ब्रेन कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी ताकि ये अंदर आने की प्रोसेस रुक जाए, किसी तरह ये ऑस्मोसिस रुक जाए, वरना सेल क्या होगी, बर्स्ट कर जाएगी। एक एक्सटेंट तक तो वो फूलेगी, उसके बाद भी अगर पानी आता रहा तो सेल बर्स्ट कर जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को फेवर नहीं करता है, ऑस्मोसिस को क्या करता है, अपोज करता है, उसे रोकता है। ऑस्मोसिस की प्रोसीजर के अगेंस्ट जो प्रेशर काम करता है उसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का काम ऑस्मोसिस को फेवर करना नहीं बल्कि क्या है, स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब एक फिनोमेना होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब जैसे इस कमरे में अगर कोई परफ्यूम लगा कर आए तो उसकी स्मेल लेने के लिए उससे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर भी खड़ा होगा तो भी मुझे उसकी स्मेल आएगी। या आपके किचन में अगर खाना बनता है तो आपको किचन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको दूर से ही स्मेल से आइडिया लग जाता है कि क्या बन रहा है। तो ये जो फिनोमेना है ये है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस म्यूचुअली क्या डिफरेंस है दोनों में, ऐसे समझो, जिसने परफ्यूम लगाया उसके पास तो परफ्यूम बहुत ज़्यादा था, मतलब कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी। मैंने नहीं लगाया तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम 0 थी। पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ गए, उसके पास से मेरे पास आए, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गए। जबकि ऑस्मोसिस में अभी हमने क्या देखा था, पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूज़न के लिए किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क पे निकलते हो, रास्ते में कुछ बन रहा होता है, मोमोज बन रहे होते हैं, आपको वहीं से स्मेल आ जाती है, किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस किस में होगी, ऑस्मोसिस में, जबकि डिफ्यूज़न में उसका कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। केवल कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जबकि डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट भी मूव कर सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं। ऑस्मोसिस केवल सॉल्यूशंस में होता है, गैस में ऑस्मोसिस नहीं होती, केवल किस में होती है, सॉल्यूशन में। जबकि डिफ्यूज़न लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशंस में भी होता है। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते जाएं तो एक समय के बाद हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, लेकिन डिफ्यूज़न को हम रोक नहीं सकते। अगर वहाँ से स्मेल आ रही है तो आप नहीं उसे रिवर्ट कर सकते हो, ना ही उसे रोक सकते हो। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में क्या कर सकते हो, आप ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के ऑस्मोसिस की प्रोसीजर को रोक भी सकते हो, और अगर प्रेशर और बढ़ा दिया तो ऑस्मोसिस को आप रिवर्ट भी कर सकते हो।
डिटेल में ऑस्मोसिस को हम आगे कवर करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा होगा, लेकिन अब नहीं करेगा। आरओ सबके घर में लगा होता है, आरओ का पानी, वो आरओ जो है ना, वो आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या पढ़ा था हमने, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जब मूवमेंट होगा तो होगा ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब उल्टा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते तो हम ऑस्मोसिस को रोक देते। देखो ये एक सेल है, यहाँ ऑस्मोसिस हो रही है, हमें ऑस्मोसिस को रोकना है, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही लगाया, मान लो 10 पास्कल का ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया और ऑस्मोसिस रुक गई। अब हमने थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो ऑस्मोसिस क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। जो फ्लो बाहर से अंदर हो रहा था, अब वो फ्लो रिवर्ट कर जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। फ्लो कहाँ होने लगेगा, सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट। अभी तक सॉल्वेंट से सोल्यूशन में हो रहा था, रिवर्स मतलब उल्टा, अब क्या, सोल्यूशन से सॉल्वेंट में, उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्योंकि ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, दो और टर्म्स एसोसिएटेड है ऑस्मोसिस से, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो और एंडो हम एनर्जी में काफ़ी पढ़ लेते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो टर्म्स हमें पता है। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। अब ऑस्मोसिस के साथ जब ये लग गए तो क्या मतलब हुआ इसका, ये एंडो ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक फ्लो किधर हो रहा है, सेल के अंदर की तरफ हो रहा है। अब सेल के अंदर लिक्विड जा रहा है तो सेल क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। एक्सो मतलब बाहर, ऑस्मोसिस कहाँ हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है, तो सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। दो सेल हैं, मान लेते हैं दोनों का कंसंट्रेशन C1 और C1 है। इस केस में अगर हम मान लें कि बाहर जो सोल्यूशन रखा हुआ है वो डाइल्यूट है, मतलब इस सोल्यूशन में जो C2 है इसकी कंसंट्रेशन लेस देन C1 है, मान लेते हैं वाटर है, तो ऑस्मोसिस कैसे होगी, अंदर की तरफ, कम से ज़्यादा, कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, दूसरे केस में C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ मान लेते हैं हमने NaCl रख दिया, हाईली कंसंट्रेटेड, तो अब फ्लो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में हो रही है, सेल के अंदर जा रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस, सेल से बाहर आ रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस। इसके बाद ये है ऑस्मोटिक इक्वेशन, पाई इज इक्वल्स टू CRT। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कंसंट्रेशन, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर, और मोल्स फिर से क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ये है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होंगे हमारे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो हमें कोई तीसरा सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। दो केसेस हैं, पहला टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, NaCl के ही दो सॉल्यूशन बनाए, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। ऐसे केस में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प से, π1V1 प्लस π2V2 इज इक्वल्स टू πr रिजल्टेंट मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई
वॉल्यूम ऑफ बोथ कंबाइनिंग सॉल्यूशंस। दूसरा केस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स। पहली बार क्या था, सब्सटेंस सेम था, इस बार क्या है, सब्सटेंस डिफरेंट है। उस केस में ये हो जाएगा फॉर्मूला N1 + N2 अपॉन V1 + V2 इंटू RT। पीछे हमने देखा था पाई इज इक्वल्स टू क्या था, CRT। इसी कंसंट्रेशन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है दो सोल्यूट्स के फॉर्म में, N1 + N2 अपॉन V1 + V2। कब, जब सोल्यूट्स डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट होंगे। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का बाकी की जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उनके साथ क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू DRT/m। दूसरा रिलेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ, और तीसरा रिलेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये एज इट इज़ भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, सीधे आपको दे देगा, सीधे आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, यू विल टिक मार्क और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। या फिर कभी कभी क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ अननोन रखेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ नोन रखेंगे, तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए ताकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व कर सकें। तो ये रिलेशन है कि जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव मतलब टुगेदर, एक साथ, और उस एक साथ का मतलब था कि ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पर हमें वो चीज़ दिख रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटिव लोअरिंग इंटरकनेक्टेड है, डेल्टा TB भी इंटरकनेक्टेड है और डेल्टा TF भी इंटरकनेक्टेड है, और म्यूचुअली भी ये सारे क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कंसंट्रेशन की बात की, जब हमने ऑस्मोसिस की बात की तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। बात शुरू करेंगे पहले आइसोटोनिक से, क्योंकि उसके बाद हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक काफ़ी इजी होने वाला है। आइसो मतलब सेम। अगर दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने किसी का भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया नहीं, एक की कंसंट्रेशन C1 है, एक का कंसंट्रेशन C2 है, टेम्परेचर और प्रेशर, हम ये नहीं कह रहे कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री कम कर देंगे तो ये C1 के बराबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी टेम्परेचर पे, उसी T टेम्परेचर पे अगर हम बात करें और हम बोले कि सॉल्यूशन A और B दोनों का कंसंट्रेशन C1 है, तो ये सॉल्यूशंस आपस में कैसे होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक। टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, आइसो मतलब इक्वल, ठीक है। C1 इज इक्वल्स टू C2। C को और कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, मोल्स पर लीटर, N/V। मोल्स को हम क्या ओपन कर सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये सेकेंडरी कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए और कंसंट्रेशन भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन एसोसिएटिव या डिसोशिएटिव नहीं होना चाहिए। जो बात रिलेटिव लोअरिंग में हमने कवर की थी कि सॉल्यूशन एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं करना चाहिए, उसका केस डिफरेंट होता है जो हम कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आइसोटोनिक क्या हुए, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, और सेकेंडरी कंडीशन क्या है, जिनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ क्या हों, बराबर हों, तब हुआ आइसोटोनिक। 2 टर्म्स और हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। नाम से ही पता है, हाइपर मतलब मोर और हाइपो मतलब लेस। अब 2 सॉल्यूशन हैं, A B, A का कंसंट्रेशन C1, B का कंसंट्रेशन C2। मान लेते हैं C1 इज लेस देन C2, तो C1 का कंसंट्रेशन कम है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, और C2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। जिसका कंसंट्रेशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, वो क्या होगा हमारा, हाइपोटोनिक, ठीक है।
ये बात हो गई आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, 1 लीटर aqueous solution of sucrose weighing इतने ग्राम is found to record an osmotic pressure of इतना, what is the molality of the sucrose solution? osmotic pressure का फॉर्मूला क्या था? pi is equals to CRT। osmotic pressure कितना निकल के आया? 4.82 is equals to concentration मतलब moles per liter, 1 liter aqueous solution of sucrose, moles, weight upon molecular weight, weight upon molecular weight upon volume in liter कितना? 1 into R 0.0821 into temperature is 293। अब पाई इज इक्वल टू सी आर टी में सब कुछ तो दिया हुआ है, पाई भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलालिटी। अब क्या करें? तो ये जो कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर है इसे निकाल के अलग कर लेते हैं। मोल्स पर लीटर, इसे ही किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स पर किलोग्राम में। क्या करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे जहाँ हमने वॉल्यूम रखा था इसे हम अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन करना इजी हो गया। 4.82 इज इक्वल्स टू 1015 अपॉन 342 इंटू 1 अपॉन डी इंटू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 293। यहाँ से हम निकाल लेंगे डेंसिटी, डेंसिटी मिल जाएगी, मोलारिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल आएगा हमारा? मोलालिटी। ठीक है, तो यहाँ जो मेन कन्वर्जन था वो किसका था? कंसंट्रेशन टर्म को किस में कन्वर्ट करना था हमें? केवल मोलालिटी में। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, सी कंसंट्रेशन टर्म है, ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर में, इसी मोल्स पर लीटर से हमने क्या निकाल लिया? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। Following solutions were prepared by dissolving 10 gram glucose in 250 ml of water. Concentration कितनी? 10 gram glucose in 250 ml of water. 10 gram of urea in 250 ml of water, 10 gram sucrose, the right option for decreasing order of osmotic pressure. ठीक है, osmotic pressure का concentration के साथ relation क्या होता है? Directly proportional. Pi is proportional to C. जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम बाद में देखेंगे, पहले जरा कंसंट्रेशन का रिलेशन निकाल के देखते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम सबका सेम है, सब किस में डिजोल्व है? 250 ml में, तो वॉल्यूम की बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ज़रा नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। N1 कितना? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N2 कितना? 10 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालना। $60, 10/60। 10 gram of sucrose, N3 is 10 gram of sucrose, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। सुक्रोज कितना है? C12H22O11, मतलब मोर देन 180। ये हो गए तीनों के क्या निकाल लिए हमने? मोल्स का रिलेशन। न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर के टर्म्स में जरा देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब N2 सबसे ज़्यादा है, फिर N1 है और फिर क्या है? N3 है। ये नंबर ऑफ मोल्स का ऑर्डर है। यही क्या होगा हमारा?
कंसंट्रेशन का ऑर्डर यानी C2, C1 और C3, और जो कंसंट्रेशन का ऑर्डर है वही क्या होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर। मतलब क्या, पाई 2, पाई 1, पाई 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी निकालना नहीं है, केवल रिलेशन लगाना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक रिलेशन निकाल के देखेंगे, उससे हमें क्या आइडिया मिल जाएगा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ये नीट 2021 रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या सेम होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये भी नीट 2020 में आया हुआ रीसेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। कंसंट्रेशन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड तो नहीं होता है, फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद इक्वल फ्लो रेट्स। पहली चीज़, बोथ साइड तो फ्लो नहीं करता, एक ही साइड फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ तक? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। हाई से लो करेगा तो वो डिफ्यूज़न हो जाएगा। ये फ्लो कैसा होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन 2006 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बची हुई जो 2 थी हमारी, रिलेटिव लोअरिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कवर किया। साथ में हमने देखा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस होता है, और जो 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में उनका क्या रिलेशन होता है। थैंक यू।